बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इट्स तहमीना वकील, लेक्चर केमिस्ट्री। और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 28 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। लास्ट लेक्चर में हमने वाटर पोल्यूशन की बात की थी कि वाटर जो है वो किस तरह से पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसके डिफरेंट रीज़न्स हैं, एंड हाउ वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर कि वाटर जो है वो किस तरह से सूटेबल है और कौन से वाटर को हम पोल्यूटेड कहते हैं। अब अगर पानी पोल्यूटेड हो गया है, देन हाउ वी आर गोइंग टू प्योरीफाई इट। तो इस लेक्चर में हम एक्चुअली प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे कि वाटर को किन किन तरीक़ों से प्योरीफाई किया जा सकता है और पोल्यूटेड वाटर को काबिल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में अगर हम देखें तो जो सरफेस और ग्राउंड वाटर है, इट इज़ नॉर्मली यूज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पसेस। ज़ाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि ज़मीन का 2/3 जो है वो वाटर है, बट उस वाटर का 97% जो है वो मैरीन वाटर है, ओशन में है, जो कि हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं है ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इट। अब क्या है, जो पानी हमारे इस्तेमाल का है वो है फ्रेश वाटर। तो उसके कौन से मेन सोर्सेज हैं? सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर। सो द क्वालिटी ऑफ अनट्रीटेड सरफेस और ग्राउंड वाटर वेरीज लार्जली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड ग्राउंड वाटर इज़ यूजली मोर क्लीन दैन द सरफेस वाटर। अब क्या होता है, हमने किसी भी इलाके का अगर पानी चेक करना है तो हमें उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, और हर इलाके की पानी की क्वालिटी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसके वो किस किस्म की ज़मीन के अंदर है, उसमें कोई और मतलब वो तो नहीं है, इम्प्योरिटीज़ तो नहीं हैं, और इसके अलावा अगर सरफेस पे है तो किसी चीज़ की कंटेमिनेशन तो नहीं हो गई है। तो प्लेस टू प्लेस वाटर की जो क्वालिटी है वो वेरी करती है। और अगर हम ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की बात करें तो जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा प्योर है। अब देखें, सरफेस वाटर में हमारे पास आ जाती हैं जैसे रिवर्स हैं, लेक हैं, पोन्ड्स हैं, तो वो डायरेक्टली एक्सपोज हैं एटमॉस्फेयर से, तो उसमें पोल्यूशन ऐड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर के, तो ये वो पानी है जो हम बोरिंग के थ्रू निकालते हैं। हमने घरों में मोटरें लगाई हुई होती है, बोर हुआ हुआ होता है, उसमें से पानी निकलता है जो हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो वाटर जो है वो ज़्यादा साफ़ होता है, जितनी गहराई से निकलेगा उतना ही वो पानी ज़्यादा साफ़ होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वालिटी इट मे और मे नॉट नीड फर्दर ट्रीटमेंट टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब जाहिर है, ग्राउंड वाटर का हम देखते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करवाते हैं कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। द सरफेस वाटर हाउ इज़ इनवेरिएबली कंटेमिनेटेड एंड रिक्वायर ट्रीटमेंट टू मेक इट पोर्टेबल दैट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ग्राउंड वाटर की तो ज़रूरत नहीं होती, सरफेस वाटर जो है उसकी चूँकि डायरेक्ट कंटेमिनेशन होती है, तो इसलिए उसकी कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि उसमें, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ जो है वो पैदा होने के, मौजूद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द रॉ वाटर इट इज़ ट्रीटेड टू रिमूव ऑल द फॉरेन मटीरियल्स एंड मेक इट यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डिग्नोस्टिक पर्पसेस। तो जो पानी है हम उसे क्या करेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट करेंगे। अब उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू हम उसको करते हैं। दैट इज़ द एरेशन टू सेटल सस्पेंडेड मैटर। उसमें से हवा पास करवाएंगे ताकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज़ हो सके, कुछ गैसेस जो हैं वो रिमूव हो सके। फिर उसे कोगुलेट करेंगे ताकि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडिंग मैटर है, वो नीचे बैठ जाए। प्रेसिपिटेशन करवाते हैं टू रिमूव सॉलिड मटेरियल, एंड फाइनली उसको ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ टू किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब इसके लिए फ़र्स्ट हम क्या करते हैं, इरेशन। इरेशन क्या है? Aeration is the process of bringing water and air into close contact in order to remove dissolved gases like carbon dioxide and to oxidize dissolved metals such as iron। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में भी जो पानी आता है, क्योंकि नलकी में स्टील की है, आयरन की है, तो जो आयरन है उसके साथ आ जाता है। अब वो जो आयरन इम्प्योरिटी है वो जो अक्सर आप कभी पानी काफ़ी देर रखे रहेंगे तो उसके नीचे ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर सी होती है, हमें लगता है वो मट्टी है, वो मट्टी नहीं होती, वो आयरन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, आयरन 3 कंपाउंड्स। तो इरेशन का जो प्रोसेस है
वो क्यों करते हैं कि हमने पानी को और हवा को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखना है। और उस एयर का क्या काम होगा कि वो जो एयर है वो जितनी भी डिज़ोल्व गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखें, पानी एक ख़ास मिक़दार में गैसेस को डिज़ोल्व कर सकता है। अब एयर वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो उसमें से अगर आप ऑक्सीजन पास करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाएगी, और एक ख़ास लिमिट है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। तो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है टू रिमूव वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल इन वाटर। उनकी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो सकती है विद द पैसेज ऑफ ऑक्सीजन। सो इरेशन इज़ ऑफन द फर्स्ट मेजर प्रोसेस एट द ट्रीटमेंट प्लांट। ड्यूरिंग इरेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव और मॉडिफाइड बिफोर दे कैन इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं, जो ऐसे केमिकल जो आगे फर्दर जाके फर्दर ट्रीटमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं, उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो उनको इसी प्रोसेस में हम मॉडिफाइड कर देते हैं, उनको ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो एरेशन, it is the quality of raw material is improved by aeration। रॉ मटेरियल की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। इन दिस प्रोसेस एयर इज़ पास थ्रू वाटर टू रिमूव द डिज़ोल्व गैसेस सच एज फॉल स्मेलिंग, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस की वजह से आ रही है, या ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स की वजह से, या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि फाउल स्मेलिंग, पानी में से एक गंदी सी स्मेल आती है। So, some of the organic material in raw water which could be easily oxidized with air produce carbon dioxide in aeration process। अब जैसे मैंने बताया कि जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, सो ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ जाएगी, और द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इफ़ नेसेसरी आर रिमूव बाय पासिंग वाटर ओवर द एक्टिवेटेड कार्बन। अगर अभी भी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं रिमूव हुआ तो उस पानी को फिर हम एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर से पास करवाएंगे। इसके अलावा इसके थ्रू जैसे सॉल्युबल आयरन है, जैसे मैंने बताया था, उसको ऑक्सीडाइज़ करवा देते हैं आयरन 2 से आयरन 3 में, जो कि आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो सॉलिड फॉर्म में ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बना के पानी के नीचे बैठ के रिमूव हो जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रोसेस था जो कि हम करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या करते हैं, इरेशन। इरेशन क्या है कि पानी को और एयर को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाना है। पानी में से एयर रिमूव करें या एयर के अंदर से पानी रिमूव करें, दोनों तरीके होते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि उसमें जो डिज़ोल्व गैसेस हैं, जो फॉल स्मेलिंग है, वो रिमूव हो जाएगी, और जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाएंगे फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या करना है, कोगुलेशन। कोगुलेशन कहते हैं जमने के अमल को, मतलब कि कोई चीज़ अगर सस्पेंडेड फॉर्म में है, स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में है, तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स बना के वो सेटल डाउन हो जाएंगे। सो मटीरियल्स विच आर present which are suspended or present in the colloidal form in raw water are removed by coagulation। The coagulant such as aluminium sulfate or alum is added to the raw water which cause the precipitation of suspended impurities। अब ये चीज़ आपने अक्सर देखी होगी, अगर हम यहाँ पे सिंध वाली साइड पे, बलूचिस्तान वाली साइड पे जो सहराई इलाके हैं वहाँ चले जाएं तो वहाँ पानी मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे तालाब से होते हैं, जोहर से बने हुए होते हैं, जहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता है और लोग बहुत दूर दूर से जो है वो पानी इकट्ठा करके लाते हैं। आपने कभी अगर वो पानी नोटिस किया हो तो वो गदला पानी होता है, उसमें मिट्टी मौजूद होती है। अब वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो एक सस्पेंडेड कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो सेटल डाउन नहीं हो सकते। अब वो सेटल डाउन नहीं होंगे तो सस्पेंडेड रहेंगे। अगर आप कहीं वैसे भी पानी लें, नदी जोहर वगैरह का, तो गदला होगा। अब अगर उस गदले पानी में आपने नाम सुना होगा फटकड़ी का, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एल्यूमिनियम सल्फेट या एलम, इट इज़ एक्चुअली फटकड़ी। उसमें हम फटकड़ी डालते हैं तो वो ये रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन क्या होता है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एलम, दैट इज़ पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24 वाटर मॉलिक्यूल। ये एलम का फॉर्मूला है विच इज़ फटकरी। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एक्चुअली क्या होता है इस केस में कि ये
एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये जो एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है इन अल्कलीन मीडियम, और वो तमाम का तमाम पानी जो है वो साफ़ हो जाता है। इसको अगर मैं आपको शो करूं तो ये देखें, ये आपके पास कोगुलेशन है। ये वाला बीकर आपने देखा होगा गदला पानी, जो मैं आपको कह रही थी कि गदला पानी होता है जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जिसमें स्मॉल जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। अब वो टाइनी पीसीज ऑफ डर्ट हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ कोगुलेंट एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बॉटम में जाके बैठ जाएं। जब वो बॉटम में बैठेंगे तो पीछे आपके पास पानी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है कोगुलेशन का। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, हम कोगुलेंट ऐड कर रहे हैं। कोगुलेंट क्या है, ये यहाँ पे ये वाला बीकर है जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। हमने कोगुलेंट ऐड किया। कोगुलेंट जैसे एलम है, वो क्या करेगा कि इन तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टिक करवा के बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, ये अब बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। जब ये बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे तो वो यहाँ बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाएंगे। वो किस तरह से होते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि काउंटर आयन के साथ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस। ये नेगेटिवली चार्ज हैं, इस पे आके पॉजिटिव चार्ज एलुमिनियम आ जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एक लार्ज साइज पार्टिकल बना देंगे जो हैवी होगा एंड इट विल बी सेटल डाउन। So many suspended particles get absorbed on the surface of gelatinous aluminum hydroxide precipitates. Ferric salts are also commonly used as coagulant, but they are difficult to handle because an insoluble ferric oxide is produced in the pH range from 3 to 13. नॉर्मली इसके लिए एलम ही यूज़ किया जाता है, विच इज़ एलुमिनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट 24 वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि तमाम टाइनी पार्टिकल्स को अपने साथ स्टिक करवा के सेटल डाउन करवा लेता है इन द बॉटम। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं आयरन को, फेरिक सॉल्ट्स को, बट इट प्रोड्यूस्ड फेरिक ऑक्साइड इन द रेंज ऑफ 3 to 13, जिसको फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अब तो जो प्रोसेस है कोगुलेशन का, इससे 80% तक सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं उसको रिमूव किया जा सकता है। जो आपके पानी के अंदर, रॉ वाटर के अंदर 80% तक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, दे कैन ईजिली बी रिमूव बाय कोगुलेशन। The surface or groundwater may also contain calcium and magnesium salt which make the water hard, and the hard water is then approximately treated to remove calcium and magnesium. आगे बात आती है हार्डनेस की। तो पानी जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड। हार्ड वाटर वो होता है जो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, उसमें जब आप सोप यूज़ करते हो या डिटर्जेंट्स यूज़ करते हो तो वो प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं, सोप्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो हमारे पास लेदर प्रोड्यूस, झाग प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो वो कहलाती है हार्डनेस। वो किस वजह से होती है, ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, उनके सॉल्ट्स होते हैं क्लोराइड्स और सल्फेट्स। तो वो हार्ड वाटर है, उसको फिर आगे डिफरेंट मेथड के थ्रू उसकी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। तो पहले हमने क्या करना है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना है बाय कोगुलेंट। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, इरेशन, जिसमें से एयर पास करवाई थी। एयर से जितनी भी फाउल स्मेलिंग थी वो रिमूव हो गई, एंड देन इट इज़ ट्रीटेड विद एलम, विच इज़ एलम मैंने बताया क्या चीज़ होती है, फटकड़ी होती है, ठीक है। उसको डालते हैं ताकि वो कोगुलेट कर जाए। उसके बाद हमने जब हार्डनेस रिमूव की है, उसके बाद अब तक तकरीबन पानी साफ़ हो गया है। देखिए हमारा यहाँ पे जो पानी नज़र आ रहा है कोगुलेशन के बाद वो साफ़ है, बट जो पानी है इट माइट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस और सम एल्जी। तो क्लोरीनेशन इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस। क्लोरीनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ एलिमेंट क्लोरीन टू वाटर एज अ मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज ड्रिंकिंग वाटर।
तो हम क्या करते हैं कि फिर उस पानी को आगे ट्रीट करवाते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म्स को आफ्टर 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट का टाइम है जिसमें कि ये डिफरेंट, जो मैंने बताया कि पानी बज़ाहिर तो साफ़ है लेकिन उसमें डिज़ीज़ कॉजिंग जो कि वाटर बोर्न डिजीज़ के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो मौजूद हो सकते हैं, बैक्टीरिया या वायरसेस, उनको किल करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए फिर हम उसमें से क्लोरीन पास करते हैं। वाई डू वी क्लोरीनेट अवर वाटर, क्या वजह है, वही जो मैंने बताया। द लीडिंग एडवांटेज ऑफ क्लोरीनेशन इज़ दैट इट हैज़ प्रूव इफ़ेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बैक्टीरिया और वायरस को ये ख़त्म करता है। इट इज़ सो फेयरली ईजी टू इम्प्लीमेंट व्हेन कंपेयर टू अदर वाटर ट्रीटमेंट मेथड, आसान है, सिंपल। आपने इवन अगर आप आजकल तो क्लोरीन की छोटी छोटी सी गोलियां मिलती हैं, 2 लीटर पानी में एक गोली आप डालें और उसके बाद उसे रख दें 30 मिनट्स के लिए, उस पानी में तमाम के तमाम जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल मेथड है। इट इज़ एन इफ़ेक्टिव मेथड इन वाटर इमरजेंसी सिचुएशन एंड इट कैन एलिमिनेट एन ओवरलोड ऑफ पैथोजन रिलेटिवली क्विकली। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करना पड़ता, सिंपली जो है वो क्लोरीन रिमूव हो जाता है। सो वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज एज disinfectant of the water. Chlorine treatment is very effective in killing the pathogen. They may cause serious waterborne disease such as typhoid, cholera, which have killed many thousands of people around the world. जैसे हैज़ा है, टाइफाइड है, ये क्या है, वाटरबोर्न डिजीज़ हैं। तो इन वाटरबोर्न डिजीज़ में जो डिफरेंट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको ये क्लोरीन किल करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टिंग एजेंट इज़ हाइपोक्लोरस एसिड। अब देखें ये रिएक्शन है आपके पास, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्लोरीन वाटर के साथ जाके रिएक्ट करता है जिसके नतीजे में HOCl प्रोड्यूस्ड हो रहा है। दिस HOCl ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। दिस न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेडिली बाय पासिंग थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन्स। अब ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या करता है, ये ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन से पास करता है और जाके उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करता है। सो हाइपोक्लोरस एसिड इज़ नॉट स्टेबल बट दस इस कैन नॉट बी स्टोर्ड, और इसको जनरेट ही किया जा सकता है, मतलब इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इसे हम जनरेट करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, और उस जनरेट करने का तरीका क्या है कि हम पानी के अंदर से क्लोरीन को पास आउट करवाएं, या एक और तरीका हो सकता है कि सोडियम और कैल्शियम के हाइपोक्लोराइड्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, क्योंकि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस करवाएंगे। ये इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता और आपका वाटर जो है इट विल बी क्लियर फ्रॉम ऑल द जर्म्स। जनरेटिंग HOCl या हाइपोक्लोरस एसिड फ्रॉम सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स अवॉइड द ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज़ ऑफ क्लोरीन सिलेंडर। अब इनका आपने क्लोरीन चूँकि गैस है और क्लोरीन को जब हमने पास आउट करवाना है तो क्लोरीन शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन सिलेंडर, क्योंकि जब तक गैस है तो गैस को सिलेंडर में स्टोर करते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें सिलेंडर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोलियां हैं जिसमें कि क्लोरीनेशन हो जाती है, तो गोलियां किस चीज़ की होती हैं, वो इनके कैल्शियम या मैग्नीशियम हाइपोक्लोराइड्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके नतीजे में वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो अब तक ये देखिए आपने एक ये ओवरव्यू है एक थोड़ा सा, ये जितने भी आपने भी मेथड्स देखे उसका। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, एयर इरेशन हुई। एयर इरेशन के नतीजे में क्या हुआ कि डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, फाउल गैसेस रिमूव हो गई, ठीक है, और जो डिफरेंट केमिकल्स थे वो मॉडिफाइड हो गए फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद ये फर्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन। इसमें क्या है कि जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो यहाँ नीचे आके बैठ गए। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो है हार्डनेस रिमूव करने का, कि अगर किसी चीज़ में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं तो उनकी हार्डनेस रिमूव करवाई जाती है
कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करके और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। तो यहाँ तक आपके पास वाटर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, यहाँ तक पानी के अंदर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं रहता इन 3 स्टेप्स में। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है क्लोरीनेशन का, जिसमें हम उसमें से उस क्लियर वाटर में से क्लोरीन पास करते हैं। इसके अलावा ओजोन भी यूज़ की जा सकती है, जो आगे फर्दर हम देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है क्लोरीन के, जिसकी वजह से हम ओजोन यूज़ करते हैं। तो वो पास करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म किल हो जाते हैं। अब उसके बाद ये जो पानी है इसको सेंड किया जाता है टू द डिस्ट्रीब्यूशन टैंक, ताकि वो वाटर जो है वो तमाम के तमाम डिफरेंट पर्पसेस के लिए पहुंचाया जा सके। तो ये आपके पास था प्योरीफिकेशन का प्रोसेस। अब इसमें हमने जो क्लोरीनेशन पढ़ा है, उस क्लोरीनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ज़ाहिर है कोई भी मेथड जो हम यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका कोई ना कोई, तो कोई केमिकल, जब भी हमेशा ये बात याद रखें, जब भी कोई भी केमिकल आप इस्तेमाल करेंगे तो उस केमिकल का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज एक ये है कि इजी यूज़ है, मतलब इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई और चीज़ की सिंपली पासिंग है। तो केमिकल प्योरीफिकेशन के लिए बहुत सिंपल मेथड है। दूसरा, इफ़ेक्टिव है बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने के लिए, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस इससे किल हो जाते हैं। और तीसरा, इनएक्सपेंसिव है, महंगा नहीं है। ये तो थे एडवांटेज। अब आ जाए डिसएडवांटेज पे। एक तो ये है कि नॉट इफ़ेक्टिव एट किलिंग ऑल पैरासाइट्स। अब देखिए बैक्टीरिया को ये किल करता है, वायरसेस को। बैक्टीरिया वायरस के अलावा भी बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट उससे बिलोंग करते हैं क्लासेस से, और वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। तो क्लोरीन उन सबको डिस्ट्रॉय नहीं करता। फिर दूसरा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन फॉर्म विद ऑर्गेनिक मटेरियल विच ओवर टाइम कैन बी हैज़ार्डस टू हेल्थ। अब क्लोरीन जो है वो चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें मौजूद हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीनेटेड, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आगे जाके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। इसके अलावा इट कैन बी बेस्ट टू यूज़ द वाटर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर तो हमने इसको फ़ौरन पानी को इस्तेमाल करना है तब तो है ठीक, लेकिन अगर हमने इसको प्लास्टिक कंटेनर में और स्टोर करके इस्तेमाल करना है, तब जो है ये क्लोरीन उस प्लास्टिक के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आपने इसको करना है, देन क्लोरीनेशन इज़ अ नॉट गुड चॉइस, ठीक है। So, harmful effects of chlorination of water are due to its reaction with dissolved ammonia, an organic matter present in water. The hypochlorous acid reacts with dissolved ammonia to form chloramine. ये देखिए, ये आपके पास chloramines ये different हैं, जो कि नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड है, which is a powerful eye irritant. तो अमोनिया क्या करता है, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इसी तरह से ये नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से आई इरिटेशन कॉज होती है। अगर हम यहाँ पे अल्कलीन पीएच करें तो इस प्रोसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब इसके लिए हम क्या है, चूँकि ये तमाम के तमाम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्मेल आ रही है, टेस्ट है, टॉक्सिसिटी हो जाती है डिफरेंट, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ओजोन या क्लोरीन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्ट, ताकि जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जो क्लोरीन की वजह से प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और इसके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ये रिस्क ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टर कॉज करता है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको एलिमिनेट करवाया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ ओजोन। ये आपके पास तमाम की तमाम बातें थी अबाउट द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। इसमें 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ द इरेशन, सेकेंड इज़ द कोगुलेशन, थर्ड इज़ द रिमूवल ऑफ हार्डनेस एंड फोर्थ इज़ द क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के आपने एडवांटेजेस भी देखे, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हेल्थ इश्यूज़ के साथ हैं, क्योंकि केमिकल है तो ऑब्वियसली जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, यू कैन डिस्कस मी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो फिर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जो कि लैंड
पोल्यूशन के बारे में है। अब तक हमने 2 पोल्यूशंस को कवर किया है, दैट इज़ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में हमने देखा एयरबोर्न जितने प्रॉब्लम्स थे उनके कॉजेज़, उनके इफ़ेक्ट्स, और फिर उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन में देखा कि कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट एंड व्हाट आर एंड हाउ वी ट्रीट वाटर, कि पानी अगर गंदा हो गया है, चूँकि पानी हमारे पास बहुत कम है, फ्रेश वाटर बहुत कम है, तो वो गंदा हो गया है तो उसको हम कैसे ट्रीट करके रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।